हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के डिसिप्लिन सब्जेक्ट में जो एजुकेशन का सब्जेक्ट आता है उसके चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने आपको आधे से ज़्यादा चैप्टर कवर करा दिया था। आज की वीडियो में बचे हुए 2 से 3 टॉपिक हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, बिकॉज हो सकता है इन रिलेटेड टॉपिक से कोई क्वेश्चन आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स में पूछ लिया जाए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि डिसिप्लिन कोर्स आपका है, उसके अंदर मानव विकास आपकी बुक का नाम है। इसमें 1 से 3 यूनिट है और पर यूनिट में काफ़ी सारे चैप्टर हैं। ठीक है, जैसे एक यूनिट में अराउंड आपको 3 चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद मैं आपको अपना यूनिट 1 का बता दूं तो यूनिट 1 का चैप्टर का नाम है आपका मानव विकास, विशेषताएं एवं विभिन्न अवस्थाएं। ठीक है, मानव का विकास किस प्रकार हुआ, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसकी अवस्थाएं क्या हैं, ये सब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे हैं। कि एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है तो आप उसको पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। ठीक है, तो जो हमारे बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हमारे टॉपिक्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जिसमें बताया गया है कि जीवन के 2 आयाम, पुरुष और प्रकृति। भारतीय संस्कृति या फिर भारत में अगर हम बात करें जीवन के आयामों के बारे में तो यहाँ पे केवल 2 ही चीज़ों को महत्व दिया गया है, पुरुष और प्रकृति। ठीक है, अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि भारतीय मनोवैज्ञानिक मानव के अस्तित्व का आधार पुरुष और प्रकृति 2 सार्वभौमिक तत्वों को मानते हैं। ठीक है, भारत में अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, ठीक है, मनोविज्ञान की बात करें तो मानव के अस्तित्व क्या आधार है, मतलब किस प्रकार मानव का विकास हुआ या फिर किस प्रकार मानव पैदा हुआ, इसके ऊपर केवल 2 ही चीज़ों को महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। ठीक है, 2 चीज़ों को यहाँ पे महत्व दिया गया है। किसमें, भारत की एक प्रकार से कह सकते हैं संस्कृति में, या फिर भारत में अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसके बाद आता है आपका पंचकोश का सिद्धांत। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड हो सकता है कि आपसे इससे रिलेटेड आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स में पूछ लिया जाए, तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को ध्यान से देखें। तो पंचकोश का सिद्धांत में बेसिकली बताया गया है कि मानव के बारे में जब हम किसी व्यक्ति के बारे में या फिर मानव के बारे में, विकास के बारे में उसकी स्टडी करते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, वो पंचकोश के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। वो 5 चीज़ें पंचकोश के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं, जिसके तहत मानव का विकास हुआ, वो अस्तित्व में आया, उसका विकास हुआ और वो बढ़ता चला गया। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या क्या है। तो पंचकोश सिद्धांत व्यक्ति के अस्तित्व के भौतिक और आध्यात्मिक स्तरों का गहन अध्ययन है। जब हम पंचकोश के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो हम व्यक्ति के अध्ययन के बारे में बात करते हैं, जिसमें उसका हम भौतिक शरीर के बारे में और आध्यात्मिक उसकी मेंटेलिटी किस प्रकार की, इस प्रकार के रिगार्डिंग जो टॉपिक्स होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। किसमें, पंचकोश के सिद्धांत में। उसके बाद आता है यह हमें समझने में सहायता करता है कि व्यक्ति के शरीर और मानस की संरचना क्या है। ठीक है, किसी व्यक्ति का शरीर किस प्रकार का है, उसकी मानसिक संतुलन की स्थिति किस प्रकार की, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, पंचकोश के सिद्धांत में। फिर आता है कि किन क्रियाओं पर आधारित है और कैसे प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है। कोई व्यक्ति क्या क्या क्रियाएं कर सकता है, उसके जो मानसिक संरचना है वो किस प्रकार होती है। ठीक है, उसको हम नियंत्रण किस प्रकार, उस पर हम कंट्रोल किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि आपके सोचने की हो गई या फिर आपके लालच हो गया, इस प्रकार की चीज़ों पर हम किस प्रकार कंट्रोल पा सकते हैं, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, पंचकोश के सिद्धांत में। पंचकोश व्यक्ति के 5 कोशीय स्तरों का है, जो कि है अन्यमय कोश, प्राणायाम कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ठीक है, ये जो 5 कोश बताए गए हैं आपको, ये 5 कोश मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद आपको एक टेबल दी गई है, आप ये टेबल देख सकते हैं, आप ये टेबल देख सकते हैं। ठीक है, इस टेबल को बेसिक रूप से बनाया गया है जिसमें आपको पाँचों के पाँचों कोश, ठीक है, उसके क्षेत्र, उसके गुण और उसकी क्रियाएं बता देंगे। जैसे कि अन्नमय कोश की बात करें तो भौतिक शरीर, ये मतलब इसका कह सकते हैं इसका जो क्षेत्र है वो हमारा पूरा शरीर है। क्यों, अन्न से आपको पता चलता है खाने पीने की चीज़ें। ठीक है, तो खान विनोद और भौतिक सुख केंद्रित कार्य है। इसको खाने के बाद आपको भौतिक सुख मिलता है, इस प्रकार की स्थितियाँ। अब आपको एकदम ब्रीफली मैं छोटे शब्दों में बताऊंगा कि किस प्रकार ये होता है। तो अन्नमय कोश की बात करें तो यह एक भौतिक कोश है, स्थूल और प्रकट है, मतलब स्थूल जटिल है, एक प्रकार से जटिल है। इसको समझना थोड़ा सा क्रिस्प है या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट
और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हटती नहीं है, ठीक है, इसको निरंतर चलते रहना पड़ता है। यह कोश मानव अस्तित्व की आधारभूत कोश माना जाता है, ठीक है। इस कोश को मानव अस्तित्व का आधारभूत मतलब जब मानव का अस्तित्व पैदा हुआ, मानव जब पैदा हुआ तभी से ये चलना चालू होता है। इस कोश से ही मनुष्य को पोषण ऊर्जा मिलती है, इसीलिए इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। यही एक कोश है जिसके द्वारा मानव को क्या मिलती है, शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके बाद आपको ऊर्जा मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि आपको ऊर्जा मिल रही है अपने आप ही और आप खाना खाएं या ना खाएं, तो ये ऐसे नहीं है, ठीक है। तो यह कोश मुख्य रूप से अन्न का संचालित होता है, ठीक है। तो इसका जो कार्य है इस कोश का वो है अन्न का संचालन करना। सभी कोशों की तुलना में इसे अधिक भौतिकता लिए हुए है, ठीक है, इसे अधिक भौतिकता मिली हुई है। उसके बाद आता है यहाँ पे कुछ 5 महाभूत, वह 5 महातत्व हैं जिनसे मिलकर हमारा शरीर बनता है। वह 5 हैं आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ठीक है। हमारा जब शरीर बनता है वो 5 चीज़ों को मिला के बनता है, आकाश, वायु, जल, अग्नि और प्रकृति। उसके बाद आता है प्राणायाम कोश। प्राणायाम कोश जीवन शक्ति है, ठीक है। प्राणायाम कोश को जीवन शक्ति के रूप में देखा जाता है। यह प्राण की स्पष्ट अभिव्यक्ति है, ठीक है। प्राणायाम से आपको पता चलेगा वो प्राण है, ठीक है। प्राण से मतलब आपका जीवन। यह कोश शरीर और मन दोनों के साथ में जोड़कर रखने का सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये जो प्राणायाम कोश है ये क्या करता है, ये कार्य करता है कि हमारे शरीर को, हमारे मन को, ठीक है, यहाँ पे शरीर और मन दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ के रखता है। फिर आता है अलग, अगर सरल शब्दों में कहें तो वायु इस कोश का प्रमुख तत्व है, ठीक है। तो वायु इस कोश का प्रमुख तत्व है। अगर आप सांस नहीं लेंगे तो आप मर जाएंगे, ठीक है। तो सांस लेना आपके लिए एक प्रकार से प्रमुख है। यह संपूर्ण कोश वायु से संचालित होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो कोश है ये किस तरह चलता है, ये वायु के बेसिस पे चलता है। उसके बाद आता है अन्नमय कोश और प्राणायाम कोश मिलकर किसी जीव का स्थूल शरीर का संरचना करते हैं, ठीक है। तो अन्नमय कोश मतलब खाना और उसके अंदर जान, जो कि उसके अंदर एक प्रकार से कह सकते हैं आत्मा, जान, जो भी शब्द का यूज़ करें आप लोग, ठीक है। तो जो होता है प्राणायाम, प्राण, ये एक व्यक्ति का या फिर जीव का संरचना करते हैं। उसके बाद आता है प्राणायाम कोश की कार्य प्रणाली में 5 भागों में बांटा जाता है। इन्हें 5 प्राण, पंच प्राण कहा जाता है, ठीक है। प्राणायाम प्रणाली को, कार्य प्रणाली को 5 भागों में बांटते हैं जिसे पंच प्राण कहा जाता है। यह पंच प्राण अपन, सम्मान, उदान और व्यायाम है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है मनोमय कोश। मनोमय का अर्थ है मानस की अभिव्यक्ति, ठीक है। व्यक्ति की इच्छा, विचार और अनुभव इस कोश के प्रमुख तत्व है। मनोमय मतलब आपसे मन से रिलेटेड कोश, जिसमें आपकी विचार आते हैं, ठीक है। आपके मन में क्या विचार आता है, आपके मन में कौन कौन सी लालसा आती है, आपको क्या करने का मन करता है, ये सब चीज़ें आपकी किस में आती हैं, मनोमय कोश में आती हैं। इसमें विचार, इच्छा, अनुभव और कोश के क्या प्रमुख तत्व है। मानव शरीर के 5 अंगों जीव, नाक, कान और त्वचा को से मिलकर मनोमय कोश की संरचना होती है, ठीक है। आप क्या अनुभव करते हैं, आपके शरीर पे कुछ टच हुआ, ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या अनुभव करा, ये आपके मनोमय कोश के अंतर्गत आता है। दूसरा, आपकी जीभ ने क्या चखा, आपकी नाक ने क्या सूंघा, ये सब आपके मनोमय कोश के अंतर्गत आता है। यह मनोमय कोश और प्राणायाम कोश को काफ़ी हद तक नियंत्रित भी करता है, ठीक है। तो मनोमय कोश क्या करता है, अन्नमय और प्राणायामय, आपका जो अन्न खाने की चीज़ें इसको नियंत्रित कर सकता है, ठीक है। आपकी वायु लेने की जो चीज़ें हैं इसको भी नियंत्रित कर सकता है। इसीलिए हम इसे मानव अस्तित्व का आधारभूत कोश मान सकते हैं। इस कोश को सबसे अधिक चंचल कोश कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पता ही है सबका मन चंचल होता है, बेसिकली सबको कुछ ना हर कुछ पसंद भी आ जाता है और कभी कभी कुछ पसंद आता भी नहीं है। तो इस प्रकार का जो है इसीलिए इसे चंचल कहा जाता है। अब आता है आपका विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश, यह ज्ञानमय कोश भी कहते हैं, इसे ज्ञानमय कोश भी कहते हैं, मतलब ये आपकी स्टडी से रिलेटेड है। यह व्यक्ति में ज्ञान और बुद्धि की अभिव्यक्ति है। किस व्यक्ति में कितनी ज्ञान है, कितनी बुद्धि है, ये सब आपके ज्ञानमय कोश के अंतर्गत आता है। इस कोश का प्राथमिक गुण है कि अनुभूति अंग के साथ अंतःक्रिया करता है, ठीक है। तो ये आपके जो अनुभूति अंग, जो आप अनुभूति करते हैं, आप कुछ पढ़ते हैं उसको फिर अनुभूत करते हैं, इस प्रकार की चीज़ों से ये आपसे रिलेट करता है।
अनुभूतीय अंग वे अंग हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति देख सुन सूंघ स्वाद और स्पर्श आदि क्रियाएं करता है। ठीक है, तो जो आपके शरीर के 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आपके यहाँ पे चीज़ों के कह सकते हैं प्रयोग दिखाए गए हैं। यह कोश व्यक्ति के विचार और व्यवहार, तार्किकता और बुद्धि का संचार भी करता है। ठीक है, तो यही जो कोश है ये आपके व्यक्ति के विचार, वो क्या विचार देगा, ठीक है, उसका किस प्रकार का व्यवहार होगा, इसको संचालित करता है। उसके बाद आता है आपका आनंदमय कोश। आनंदमय कोश के बारे में बात की जा रही है। यह सबसे आंतरिक कोश है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, यह सबसे आंतरिक कोश है। इसकी पहुंच इतनी गहन है कि आत्मा के निकट तक पहुंच सकता है। इस कोश की जो पहुंच है वो आत्मा के अंदर तक भी जा सकती है। यह व्यक्ति के आनंद को सर्वोच्च स्थिति है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति खुश होता है उसको आनंद मिलता है, ये उसकी सर्वोच्च स्थिति है। इससे ज़्यादा ऊपर कोई आनंद है ही नहीं। यह आनंद का तात्पर्य भौतिक और मानसिक आनंद से नहीं, अपितु आनंद का तात्पर्य आध्यात्मिक आनंद से है। ठीक है, जब आप कुछ करते हैं छोटा मोटा काम और आपको खुशी मिलती है, तो ये उस आनंद की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक परम आनंद की बात कर रहे हैं। मतलब आप जब अपने जीवन में सब कुछ पा लेते हैं और अब आप लीन हो जाते हैं किसी एक चीज़ में, तो वो आपको आनंद किस प्रकार का मिलता है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर आता है भारतीय संदर्भ में मानव विकास की प्रमुख 4 अस्तित्व अवस्थाओं को मुख्य रूप से समझा जा सकता है। ठीक है, तो मानव के अगर हम भारतीय मानव विकास में बात करें, भारत में मानव विकास की बात करें, तो 4 चीज़ों में मानव विकास को बांटा गया है। इन 4 चीज़ों को आप कह सकते हैं ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के नाम से जाना जाता है, जो कि आप बेसिकली जानते होंगे। ब्रह्मचार्य की बात करें तो ये आपके पैदा होने से लेकर आपके 18-20 की उम्र तक चलता है। ठीक है, इसके दौरान आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना होता है, आपको अपना जीवन बनाने पे ध्यान देना होता है। ठीक है, इसके अंदर ये जितना होता है प्रारंभिक अवस्था होती है, इसीलिए व्यक्ति इसमें विभिन्न जीवन कौशल सीखता है। आप यहाँ पे नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। यह अवस्था में बालकल से शुरू होकर किशोरावस्था के अंतिम पड़ाव तक जाकर खत्म होती है। इस अवस्था में जीवन की तैयारी युवावस्था की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक जिम्मेदारियों की कुशल का निर्वहन के लिए व्यक्तिगत प्रशिक्षण के रूप में भी देखा जा सकता है। मतलब व्यक्ति नई नई चीज़ें सीखता है, समाज के साथ जुड़ता है, ये सब इसमें आता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है गृहस्थ। ये गृहस्थ जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद किशोरावस्था के बाद आपका जो जीवन होता है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, साथ में आपने अपना जीवन भी एक प्रकार से कह सकते हैं, जीवन को शादी कर लिया आपने, बाकी सारी चीज़ें इसमें करी हैं। ठीक है, बच्चे पैदा करें, शादी करी, बच्चा पैदा करा और परिवार का निर्माण करा, ये सब इसमें आता है। उसके बाद आता है वानप्रस्थ। यह अवस्था युवावस्था के पूर्ण होने के बाद का कदम है, जब व्यक्ति अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से निर्वाह कर चुका होता है अथवा कठोर अनुशासित जीवनशील को अपनाना होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है वानप्रस्थ, मतलब आपको वन की तरफ प्रस्थान करना होता है। भारत में ये 4 चीज़ों के बारे में बताया गया। वन की तरफ आपको प्रस्थान करना होता है। अब आपने अपना जीवन जी लिया, अब आपने अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, अब आपको क्या करना है, वन की तरफ प्रस्थान करना है और एक कड़ा जीवन अपनाना है। उसके बाद आता है संन्यास, लास्ट। यह अवस्था जीवन के अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि संबंधों से पूर्ण तरह विमुक्त हो जाता है। ठीक है, तो इस अवस्था में व्यक्ति ये सारी चीज़ों को छोड़कर केवल अपने वन की तरफ प्रस्थान करके अपना संन्यास लेने के अंतिम पड़ाव पर होता है। उसके बाद यहाँ पे बताए गए हैं जीवन के 4 सत्य। जीवन के 4 सत्य बताए गए हैं, ये भी आप एक बार लिख लिया। तो बौद्ध दर्शन में मानव विकास को जीवन के 4 सत्यों के माध्यम के रूप में प्रस्तुत करा जाता है। इन 4 जीवन सत्यों को हम कह सकते हैं निम्नलिखित: दुख, समुदाय, निरोध, मार्ग। दुख में बात करें तो आपको संसार में दुख है। ठीक है, सभी को दुख है, कुछ ना कुछ, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, ये सब आपको दुख है। उसके बाद समुदाय, दुख के कारण, आपके दुख के कारण क्या है, इस प्रकार के आपको संचालन करें। दुख के कारण भोग विलास, तो लोभ, व्यक्ति जब भी इनके नियंत्रण में चला जाता है वह दुखी हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आप दुखी होंगे, इसका एक कारण जरूर होगा कि आपको किस प्रकार का लोभ है। ठीक है, या फिर आप किसी चीज़ को चाहते हैं वो आपको मिली नहीं, इस प्रकार का। उसके बाद आता है निरोध, दुख के निवारण। दुख का निवारण किस प्रकार कर सकते हैं आप लोग, तो जब व्यक्ति दुख के कारणों के विषय में ज्ञान हो जाता है तब वह निवारण के लिए प्रयास करता है, जिसमें उसकी सहायता उसके आत्मनियंत्रण और उसका निर्देशित करता है। ठीक है, उसके बाद आता है मार्ग, दुख का निवारण का मार्ग। बौद्ध दर्शन में दुख का निवारण का मार्ग के लिए
अष्टगाम मार्ग सुझाए गए हैं। ठीक है, तो किसी भी दुख का, अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो किसी भी दुख का निवारण के लिए 8 तरह के मार्गों को बताया गया है। ठीक है, वो मार्ग अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो वो 8 मार्ग यहाँ पे बताए गए हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर आपका यहीं तक था। इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ चैप्टर को एक बार सही से पढ़िए। मेरी वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। कुछ समझ ना आए तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को उतना शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।